एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों को वैसे पता ही है कि हम लोगों का जो चैप्टर था बायोमोलिक्यूल्स वाला हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। ऑलमोस्ट पूरी तरीके से फिनिश भी हो गया था। एंड मैंने आपसे कहा था कि इसके मिड सेक्शन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको उसको एक अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताऊंगी। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में मिड सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन थे, कैन यू रिकॉल, फाइंड आउट, कैन यू टेल, यूज योर ब्रेन वाले, तो हम लोग आज उस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है कैन यू रिकॉल का, जिसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट विच आर द डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग सेल चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो इसका जवाब भी हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। कौन कौन से सेल कंपोनेंट्स होते हैं? सेल कंपोनेंट्स का मतलब होता है सेल ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, मैं सारे नाम बता दी जाती हूँ, बाकी तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, क्योंकि वो प्लांट में है डजंट मीन कि हम उसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे। तो ये है हमारे कुछ सेल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब पूछा गया है कि हर एक सेल कंपोनेंट का रोल क्या होता है, तो वो मैं आपको पूरा का पूरा सेल चैप्टर में करवा चुकी हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी प्रोड्यूस करने का, राइबोसोम्स का प्रोटीन प्रोड्यूस करने का, गोल्गी एपरेटस का प्रोटीन को पैकेज बना के सारे ऑल ओवर बॉडी में, सेल बॉडी में ट्रांसफर करने का, न्यूक्लियस को पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम होता है। एंड आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल बनाने का काम होता है। प्लास्टिड का काम आपका ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कलर को प्रोवाइड, प्लांट को कलर प्रोवाइड करना, प्लांट के फूड को स्टोर करने का, क्लोरोफिल कंटेन करने का, तो ये सब काम होते हैं आपके। लाइसोसोम्स रह गया, लाइसोसोम जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की तरह वर्क करता है, तो ये तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है एंडलेस द नेचुरल सोर्सेज, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड। आपके सामने 3 पॉलीसेक्राइड दिख रहे हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। पूछा गया नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज का मतलब होता है कि ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड होके आए हैं। ओके, स्टार्च की बात करें, स्टार्च हमें प्लांट से प्रोड्यूस्ड होता है, प्लांट्स में ही तो प्रेजेंट होता है। सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज भी हमारा प्लांट से प्रोड्यूस्ड होता है। ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी में लिवर और मसल्स से हमें मिल सकता है, प्रेजेंट रहता है हमारे लिवर और मसल्स में। पूछा गया है इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट सिर्फ एक ही है, वो है ग्लूकोज। चाहे प्लांट, चाहे हमारा स्टार्च हो, चाहे सेलुलोज हो, चाहे ग्लाइकोजन हो, किससे कन्वर्ट होके आए हैं, किससे फॉर्म किया है, ग्लूकोज से बन के आए हैं। फंक्शंस की बात करें तो सबका फंक्शन अलग होता है। स्टार्च हमारा स्टोरिंग फूड है, प्लांट में हम लोग यूज करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स। सेलुलोज जो कि प्लांट्स की सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है सेल वॉल को। ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी में स्टोर रहता है इन लिवर एंड मसल्स, और जब कभी भी हम खाना नहीं खा पाते, टाइम पे फास्ट हो जाता है या एनीथिंग, तो यही ग्लाइकोजन ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। देन ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमारी बॉडी को क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ यू कैन राइट इन योर लाइक दिस। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है द एक्सोस्केलेटन ऑफ एन इंसेक्ट इज मेड अप ऑफ चिटिन, दिस इज हमें ये चीज पता है कि जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन होता है, पूरा आउटर शेल होते हैं उसके, चिटिन के बने होते हैं। बट एक्चुअली व्हाट इज अ चिटिन, पूछा गया है कि एक्चुअली में चिटिन होता क्या है। सो चिटिन इज अ पॉलीसेक्राइड। लिस्ट नेम्स ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, पूछा गया है कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स के नाम बताइए। 3 होते हैं, कौन कौन से, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। यहाँ पे ऊपर ही आंसर लिखा हुआ है। 3 स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन 4 में व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप इसको लिख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन में आपको लोगों को लिखवा देती हूँ।
carbohydrates carbohydrates are made up of carbohydrates are made up of sugar molecules sugar molecules और सिंपल एक लाइन में भी आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं दैट carbohydrates are naturally occurring sugar। हमारे इन्वायरमेंट में जो नेचुरल फॉर्म में जो शुगर प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तभी तो हम लोग न्यूट्रिशन में काउंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारी शुगर्स आ जाती हैं, फ्रक्टोज, मैल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट में तो आ जाती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की सिंपल 1 मार्क में या 2 मार्क्स में डब्बी डेफिनेशन पूछे आप इतना लिख लीजिए दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द नेचुरली अकरिंग शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। सिंपल। फिफ्थ देखिए, राइट अ नोट ऑन डाइसेक्राइड। जब मैंने एंजाइम वाला आपको यानी कि बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर कराया था तो डाइसेक्राइड का हम लोगों ने जो पूरा टॉपिक था बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो आप वहां से पूरी एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का आता है ये टोटल क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। 2 मार्क्स की डेफिनेशन लिख दीजिए, शॉर्ट नोट लिख दीजिए, डाइसेक्राइड का लिखवाया था जिसमें 2 शुगर का यूज होता है। आप अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है। डाइसेक्राइड का तो आप लोग लिख सकते हैं, ऑलरेडी आपकी बुक में अवेलेबल है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जब किसी दूसरे अनदर ग्रुप के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो ग्रुप किसी का भी हो सकता है, प्रोटीन का, लिपिड्स का एंड किसी का भी हो सकता है। तो जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल किसी दूसरे ग्रुप के साथ अपना कॉम्बिनेशन या लिंकेज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और दूसरे ग्रुप के बीच में जो आपका बॉन्ड होता है उनके ज्वाइन करने के लिए वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। व्हेन द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जॉइंस टू अनदर ग्रुप, राइट, और इसके बीच में जो आपका बॉन्ड होगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट, व्हाई डू हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड कॉजेज हार्ट डिसीज। इसमें पूछा गया है कि जब कभी आपने एड में भी देखा होगा, टीवी वगैरह के एड में, कि जब कभी भी हम लोग ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो कोई भी हार्ट डिसीज का जो डेंजर है वो बढ़ जाता है, स्पेशली ओल्ड पीपल्स या एडल्ट पीपल्स जो होते हैं। क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे ब्लड में 3 वेन होती है ना, आर्टरीज, वेन्स एंड 3 वेजल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड आपका, तो इसमें क्या करती है यहाँ पर कैपिलरीज वाली 3 वेजल्स हो गई, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो उसमें से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आर्टरीज में फ्लो करता है उस ब्लड के साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारे डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में, जैसे स्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन या लीवर में, ये ब्लड में जो आर्टरीज के थ्रू क्रॉस हो रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं उन पर स्टिक हो जाता है इस तरीके से क्या हो गया, स्टिक हो गया, जम गया। इस तरीके से घी होता है ना, घी ऑयल होता है, आप उसको सर्दियों में रख दीजिए, घी है बाहर, जम जाएगा पूरा। सर्दियों में नहीं जमेगा लेकिन गर्मियों में नहीं जमेगा, सर्दियों में जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल तो कभी भी जमेगा। तो जब कभी भी अगर हम लोग सही कंसंट्रेशन में कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, ठीक है, वो जमेगा, मैं ये नहीं कह रही कि आर्टरीज में कम कोलेस्ट्रॉल जमेगा, नहीं जमेगा, लेकिन बहुत ही मामूली सा ना, बहुत ही मामूली सा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन अमाउंट ज्यादा हो गया, ये आर्टरीज की वॉल पर एकदम स्टिक हो जाएगा। अब जैसे ही आर्टरीज की वॉल पर स्टिक हो गया, अब ब्लड फ्लो क्या हो गया, कम हो गया ना,
पहले इतने से जा रहा था, अब इतनी सी जगह पे ब्लड जा रहा है, यानी कि हार्ट में जितना ब्लड जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट डिसीज के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, एंड इस कंडीशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आर्थ्रियोक्लोरोसिस। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा दोबारा नाम लिख देती हूँ। आर्थ्रियो एथ्रोक्लोरोसिस, जब हमारी आर्टरीज में पूरा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, उसको बोलते हैं एथ्रोक्लोरोसिस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर बिलीव टू डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाउ। बोला गया है कि जब हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो हमारे हार्ट डिसीज हो जाती है, ठीक है। अब बोला गया कि जब हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का यूज करते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारी बॉडी का, ब्लड का, वो लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ओमेगा 3 एसिड होता है। ओमेगा 3 एसिड ये क्या करता है, जो हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम गया था, बिल्कुल स्टिक हो गया था, ये ओमेगा 3 एसिड जैसे ही हम लोग इनहेल करते हैं, मतलब खाते हैं अपने खाने में, ये ओमेगा 3 एसिड क्या करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे स्टिक हो गया था आर्टरीज में, इसको छुटाना शुरू कर देगा, इसको रिमूव करना, इसकी वॉल से इस पूरे कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा और डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। क्या करेगा, ओमेगा 3 फर्स्ट ऑफ ऑल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कौन सा एसिड है, ओमेगा 3 एसिड है। ओमेगा 3 एसिड क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारी आर्टरी से स्टिक हो गया था उसको हटाना शुरू कर देगा, स्टिक से अनस्टिक करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आर्टरी जो ब्लॉक हो गई थी वो दोबारा से ओपन हो जाएंगी और जो ब्लड है जितना फ्लो हार्ट में जाना चाहिए वो दोबारा से जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है, कैन यू टेल का डिफरेंशिएट बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। ये तो आपके वैसे चैप्टर में भी आया था, स्टिल हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट की जो चेन होती है उनमें जो कार्बन होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं, उनके बीच में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इन सैचुरेटेड कार्बन एटम्स there is a double bond between them, and in unsaturated fats कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 मार्क्स का आता है और इसमें ज्यादातर एक ही डिफरेंस है कि जो सैचुरेटेड चेन होती है फैट्स की उसमें कार्बन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड फैट की चेन होती है उनके कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ज्यादातर लिक्विड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अनसैचुरेटेड वाले ज्यादातर लिक्विड होते हैं एंड प्लांट से एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि प्लांट से ज्यादातर हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट आर लिपिड्स, क्लासिफाई देम एंड गिव एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच। लिपिड्स मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैं थोड़ा सा एक स्लाइड लगाती हूँ आप लोगों के लिए लिपिड्स वाली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो लिपिड्स की डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ी थी। These are the group of substances with greasy consistency, long hydrocarbon chain containing carbon, hydrogen and oxygen. Lipids क्या होते हैं, लिपिड्स ऐसे सब्सटेंसेस का ग्रुप है जो कि ग्रीसी होती है, ग्रीसी मतलब चिपचिपा, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड्स। कितने टाइप्स थे लिपिड्स के, 3, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड लास्ट वन स्टेरॉइड। इनकी डेफिनेशन पूछी हुई है, आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल पूछा हुआ है, आप इसको एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। कैन यू टेल जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सेम अमीनो एसिड, देन हाउ प्रोटीन्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर। जितने भी प्रोटीन्स हैं
हमारे एक ही यूनिट से बनके मिलके बने हैं, वो है अमीनो एसिड। तो हमारी ह्यूमन बीइंग में या एनिमल में जो प्रोटीन है, क्या वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? सो आंसर इज डिफरेंट। आप आंसर में क्या लोगोगे? डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो प्रोटीन खाते हैं वो सिंपल प्रोटीन होते हैं और ब्रेक डाउन होके अमीनो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, वो सिंपल प्रोटीन है जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एनिमल्स प्रोटीन खाएं वो वही प्रोटीन हो जो हम खा रहे हैं। हम लोग दाल खा रहे हैं, मीट वगैरह खाते हैं, एनिमल तो नहीं खा रहे ना, एनिमल एनिमल दाल नहीं खा रहे। हाँ ठीक है, दूसरे का मीट खाते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट बहुत सारी चीजें हैं, प्लांट्स हैं जो कि इसमें अलग अलग मतलब प्रोटीन होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एनिमल्स जो प्रोटीन खा रहे हैं वो अमीनो एसिड में ही ब्रेक हो सकता है किसी दूसरे टाइप के प्रोटीन में, मतलब दूसरा जो उसका फॉर्म होगा उसमें क्या हो जाए, वो ब्रेक हो जाए। तो आंसर इज डिफरेंट। बाकी का आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, इसमें मैं क्या लैंग्वेज बना सकती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर कंजुगेटेड प्रोटीन्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम सिंपल वंस एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। थोड़ा सा हम लोग पहुंच जाते हैं अपने प्रोटीन वाले पॉइंट पर। हम्म ये देखिए, ये है हमारे सिंपल प्रोटीन्स, ये है हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। यही पूछा हुआ था कि कौन से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं और वो डिफर कैसे होते हैं। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं विद सम नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो किसी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस के ग्रुप के साथ यूनाइटेड होती है। सिंपल प्रोटीन्स कौन से हैं एक बार देख सकते हैं आप लोग। सिंपल प्रोटीन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड बनता है। सिंपल प्रोटीन आर द प्रोटीन्स which hydrolysis and yield only amino acid। सिंपल प्रोटीन को जब हम हाइड्रोलाइज करें तो सिर्फ अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन से हैं? ऐसे सिंपल प्रोटीन जो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, हाइड्रोलाइज नहीं होते, बल्कि किसी दूसरे नॉन प्रोटीन सब्सटेंस के ग्रुप के साथ जाके कॉम्बाइन हो जाते हैं। सपोज करो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ हो गया, सपोज करो प्रोटीन लिपिड्स के साथ आ गया, उसने अपना यूनाइटेड हो गया, दीज आर कॉन्जुगेटेड। आप डिफरेंस को लिख सकते हैं, पहले तो डेफिनेशन लिख देना कि सिंपल प्रोटीन्स यूनाइटेड विद सम नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, दीज आर द कॉन्जुगेटेड। एंड द डिफरेंस इज simple proteins can be hydrolyzed but conjugated proteins united with non-protein substance and cannot be hydrolyzed। सब आपकी बुक में अवेलेबल है बच्चा, सब बस याद करना बाकी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल प्रोटीन। इसमें से कौन सा सिंपल प्रोटीन है? आंसर बता देती हूँ मैं, ग्लोब्यूलिन। तो सिंपल इतना ही था। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एज प्रपोज्ड बाय वैटसन एंड क्रिक। मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बायोमॉलिक्यूल्स में हमने पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर एंड वाटसन एंड क्रिक की थ्योरी पूरी डिस्कस करी थी। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछा हुआ है। डीएनए के शुगर और बेस में, बेस मतलब नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक बैक पहुंच जाते हैं, सेकंड दीजिएगा मुझे थोड़ा सा। चलिए हम लोग थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पर ही वापस आ जाते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताना है उसके शुगर और बेस के बेसिस पर। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है थाइमिन होता है एक, लेकिन आरएनए में यही नाइट्रोजन बेस यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, याद करिए। शुगर की बात करें तो डीएनए में हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर उसका न्यूक्लियोसाइड बनाता है, आरएनए में सिर्फ राइबोज शुगर होती है। डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर। शुगर और फॉस्फेट की बात करें तो डीएनए में शुगर और फॉस्फेट दोनों मिलके डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। आरएनए में शुगर और एक तो राइबोक्सी होती है, ठीक है, राइबोज होती है, फॉस्फेट का ग्रुप होता है लेकिन सिंगल स्ट्रैंड बनाता है। तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सबके बेसिस पर आप लोग लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यू कैन राइट मैनी डिफरेंसेस, एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस लिखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 मार्क्स का
आता है। देखिए जो क्वेश्चन आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है वो मैं बताती जा रही हूँ, लेकिन जिस क्वेश्चंस को हम लोगों ने पूरी थ्योरी में पढ़ा उसको मैं क्या बताऊँ, उसको तो आपको अपनी लैंग्वेज में बुक में से पूरा देख के राइट इन करना पड़ेगा। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। ध्यान है आप लोगों को कि डीएनए हमारी एक यूनिट से बना होता है, उस यूनिट का नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। आरएनए भी हमारा न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, बट डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोटाइड हमारा बना होता है डीऑक्सी शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप से। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड बना रहता है हमारा राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। फॉर्मेशन भी बता दी, मेंशन ऑल न्यूक्लियोटाइड्स बता ही दिए, डीऑक्सी फॉस्फेट, राइबोज, फॉस्फेट। नेक्स्ट देखिए, विच एंजाइम इज नीडेड टू डाइजेस्ट फूड रिजर्व इन कैस्टर सीड? ये होता है आपका लिपिज। कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। सारी लिखवा चुकी हूँ। Name the chemical found in the living cell which has necessary masses for the production of all enzymes required by it. कहा गया है कि एक ह्यूमन बॉडी में या लिविंग सेल में बात करें, लिविंग सेल में कौन सा केमिकल है जो कि एंजाइम्स कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, कब फंक्शन करना चाहिए, उसके पूरी अपने इंफॉर्मेशन या मैसेज प्रोवाइड करता है। तो वो होता है आपका बेटा राइबोसोम्स। वो होते हैं आपके राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में भी आपका होता है टीआरएनए, यानी कि राइबोसोम्स यानी कि जिससे आरएनए से बने आ गया है। और आरएनए में भी एक आरएनए होता है, सॉरी इट्स नॉट टी, इट्स एमआरएनए, सॉरी इट्स बाय मिस्टेक आई हैव रिटन टी, इट्स एमआरएनए। एमआरएनए फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई थी, मैसेज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यही बताई थी, राइबोन्यूक्लिक एसिड मैसेज, एम की फुल फॉर्म होती है मैसेज। ये आरएनए क्या करता है? डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आता है, क्योंकि डीएनए क्या है? पूरा कंट्रोल है, कंट्रोल मास्टर है सारे सेल्स की एक्टिविटीज का, एंजाइम्स की एक्टिविटीज का। तो जब तक डीएनए नहीं बताएगा एंजाइम्स कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, कहाँ उसको फंक्शन करना है, किस रिएक्टेंट के साथ करना है, उसे नहीं पता। तो डीएनए से पहले आरएनए की फॉर्मेशन होती है, फिर आरएनए से एमआरएनए मैसेज आरएनए की फॉर्मेशन होती है। अब ये मैसेज आरएनए एंजाइम्स के पास आता है एक मैसेज लेके कि डीएनए ने आपसे कहा है कि इतना एंजाइम्स आपको रिलीज करने हैं अपनी बॉडी से, एंड देन जो भी फंक्शन है आपको परफॉर्म करने। ये क्वेश्चन था आपके, ज्यादा क्वेश्चन आपके पूरे बुक के थे जो आपको अपनी बुक से लिखने हैं, पूरे देख के याद करके एक तरीके से समझ के, और बाकी के जो नहीं थे वो मैंने आपको समझा दिए। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो इसका आपका नेक्स्ट चैप्टर है सेल डिवीजन वाला, वो भी स्टार्ट हो जाएगा जल्दी, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।